Hello friends, good morning. So we are going to start our news discussion today. 26 नवंबर है आज एंड अच्छे अच्छे आर्टिकल है, खास करके इकोनॉमी के आर्टिकल को हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले बताइए कि आर वी लाइव राइट नाउ? एंड आई गेस वी आर लाइव. तो आज स्टार्टिंग में ही आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसका आंसर बताइएगा. और कल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका आंसर आपको लास्ट में दिया जाएगा. ओके, सो बी पेशेंट और लास्ट तक डिस्कशन को देखना है. काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प होने वाली है उससे. राइट, सो कितने लोग आ गए हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपको चीज़ें क्लियर दिख रही हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग कोटेशन की तरफ चलेंगे. कोफी अन्नान साहब के कोटेशन मैंने कई सारे आपको दिए हैं, तो अगर पॉसिबल हो आप इसको एक जगह पर कलेक्ट करें और वुमेन सेंट्रिक हो या सोसाइटी पर हो, उसको याद करना है कि कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकें. एंड आज का कोटेशन है एम्पावर अ वुमन एम्पावर अ कम्युनिटी. राइट, तो ये कोटेशन आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है. वुमेन का कोई भी ऐसे हो, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, पेपर 4 में आप यूज़ कर रहे हों, कोई आंसर लिख रहे हो, तो वहाँ पर आप इस कोटेशन को यूज़ कर सकते हैं. एंड जैसा मैंने कहा है कि कमेंट में बताते रहिए, कुछ क्वेरीज भी हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं, सो दैट मुझे क्लियर हो कि हाँ आप लोग देख रहे हैं डिस्कशन को. और आज हम लोग क्वेश्चन पहले देख लेते हैं. 2 क्वेश्चंस कल भी दिए गए थे, आई होप लिख रहे होंगे आप लोग. और क्वेश्चन का आंसर लिख के आपको कहाँ पर अपलोड करना है? टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है IAS दरबार आंसर रिव्यू के नाम से. तो जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो आर्टिकल पर ही बेस्ड होते हैं. वहाँ पे आपको जो भी फैक्ट मिलता है, इसके अलावा आपने कुछ और पढ़ा हुआ है, अपने अकॉर्डिंगली उसको आप लिख करके और ज़रूर अपलोड कीजिए, उससे आपका बहुत फ़ायदा होगा. एंड PDF के फॉर्मेट में अगर आप अपना आंसर भेजेंगे तो वो ज़्यादा विजिबल होता है और ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होता है. तो आप क्वेश्चन का आंसर लिखिए अपनी कॉपी में, उसको PDF में कन्वर्ट कीजिए एंड देन उसको अपलोड कीजिए IAS दरबार आंसर रिव्यू ग्रुप पर. एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल कि जो भी लोग इस डिस्कशन में आते हैं, देखते हैं, वो सभी एक दूसरे के आंसर्स को पढ़ें और उसमें जो भी आपको अच्छे फैक्ट्स मिलते हैं उसको लें, उनको बताएं कि हाँ ये अच्छा फैक्ट्स था. और जिनको लगता है कि उसे और बेहतर किया जा सकता है, उसको अपने आंसर में इंक्लूड करके बताएं कि हाँ इस तरीके से हम अगर लिखेंगे इन पॉइंट्स को तो ज़्यादा बेहतर होगा. राइट, तो आज शुरुआत में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बताइए. और डिस्कशन अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए. शुरू में ही आपको लाइक करना है कि हाँ हम लोग आ गए और डिस्कशन हमारा स्टार्ट हो गया. आप लोगों ने कहा था लाइव आना है एंड मैंने स्टार्ट कर दिया है लाइव आना भी. इट्स नाउ योर ड्यूटी कि आप अपने दोस्तों को बताएं, आप अपने ग्रुप में बताएं, टेलीग्राम पे जा करके जहाँ पे हमारा ग्रुप बना हुआ है उस पर आप लोगों को बताएं कि वो लोग ज्वाइन करें. जो लोग आंसर लिख रहे हैं दे मस्ट ज्वाइन दिस ग्रुप, दिस डिस्कशन राइट नाउ. हम जो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं उससे ज़्यादा हमें एक तो क्लैरिटी आएगी, हम यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर पाएंगे, आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. राइट, तो दिस इज़ द क्वेश्चन. आज का क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए फटाफट से. सभी लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ा होगा, 2-3 दिन पहले ही ये न्यूज़ में था. चैंग 5 प्रोब, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट गिवन है. बताइए अगर आपको मालूम है इसका आंसर क्या होगा. नहीं भी मालूम है तो आपको गेस करना है. ठीक है प्रभाकर, आप देख रहे हो डिस्कशन तो आप इसका आंसर करो, व्हाट इज़ इट. और इसका पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट सही कि नहीं. आपको यहाँ पे देखिए करेक्ट पूछा गया है तो करेक्ट बताना है आपको. ठीक है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या नहीं, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है या नहीं, तो कमेंट कीजिए प्लीज़. दूसरा क्वेश्चन है अवर्टिंग अ लॉस्ट कोविड जनरेशन रिपोर्ट. लास्ट क्वेश्चन का आंसर देते रहिए. जिन्होंने भी डिस्कशन को ज्वाइन कर लिया है प्लीज़ आंसर कीजिए. करेक्ट पूछा गया है आपसे, अगर आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो मैं यहाँ पर कंफ्यूज होती रहूँगी कि आपको दिख रहा है कि डिस्कशन नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो. तो आई एम नॉट एबल टू देन गिव योर बेस्ट कि हाँ मैं यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा और आपको समझ में आ ही रहा है सब कुछ. तो इसके लिए आपको भी मेरे क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा, देन ओनली आई अंडरस्टैंड कि हाँ आप लोगों को डिस्कशन शो हो रहा है और आप लोग एक्टिव हैं यहाँ पर. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉटिंग अ लॉस्ट कोविड जनरेशन रिपोर्ट वॉज रिलीज रिसेंटली बाय, किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है ये रिपोर्ट. गेस करना है. यूनिसेफ, UN पॉपुलेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स.
ओके, सो इसका आंसर दीजिए फटाफट से। धीरज, आप भी हो डिस्कशन में, आपको भी बताना है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं, तब तक आप लोग आंसर देते रहेंगे कमेंट में। अ लॉन्ग विंटर फॉर इकॉनमी, ये हमारा पहला आर्टिकल होगा और बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये। ओके, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स मिलने वाले हैं, स्पेशली कि क्या कंडीशन है अभी स्टेट की, सेंटर की और इकोनॉमिक कंडीशन अगर हम देख रहे हैं तो उसमें स्टेट की स्थिति क्या है, सेंटर की स्थिति क्या है, तो इसमें एक कंपेरेटिव एनालिसिस होगा। फाइन अ लॉन्ग विंटर फॉर इकोनॉमी हम डिस्कस करते हैं। कि जूही का आंसर ए है। आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन का नंबर ज़रूर बताया कीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आंसर दे रहे हैं या क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने लिखा है। अदरवाइज इससे कन्फ्यूजन होगा, पता नहीं चलेगा कि कौन सा आंसर आप लोग दे रहे हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन ज़रूर लिखिए कौन सा वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 है या 2 है। ओके, तो इसका हम लोग आंसर कल देखेंगे और कल वाले क्वेश्चन का आंसर हम लोग आज देखने वाले हैं, जो कि लास्ट में मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, अ लॉन्ग विंटर फॉर इकोनॉमी, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स के साथ। एज यू नो, कोविड-19 जब से स्टार्ट है और उसका लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। एक तो कई अलग अलग एंगल पर प्रॉब्लम्स हैं, एक तो हेल्थ क्राइसिस है ही बहुत ज़्यादा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, दूसरा इकोनॉमी के एंगल से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ठीक है, नॉट इवन इन फॉर द इंडिविजुअल्स बट जो स्टेट हैं, इवन वर्ल्ड लेवल पर भी कई ऐसे गवर्नमेंट्स हैं जिनको कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई है। सो अभी यहाँ पे जो डिस्कशन है वो है स्टेट और सेंटर पर ओरिएंटेड, कि किस तरीके से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको हैंडल कैसे किया जाएगा और एग्जैक्ट क्या सिनारियो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। अच्छा चलिए, जो लोग इस डिस्कशन में हैं वो उनको अगर मालूम है तो बताइए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एग्जाम्पल दीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम्पल छोटा सा, मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप लोगों को पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आपको मालूम हो, प्रभाकर, स्वीटी, धीरज कोई भी बता सकते हैं कि ओके। प्रभाकर का क्वेश्चन है दैट मैम इकोनॉमी वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है लिखने में। प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ध्यान से डिस्कशन को सुनेंगे और आप एक बार सोचेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। इकोनॉमी नो डाउट टफ लगता है, लेकिन जब आप उसमें टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, जैसे आपको ने देखा होगा हम लोग ऑलमोस्ट हर दिन के डिस्कशन में एक आर्टिकल इकोनॉमी का रखते ही हैं अगर न्यूज़पेपर में आया हुआ है तो इकोनॉमी में जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप सोचेंगे, बार बार कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, तो आंसर राइटिंग भी आसान हो जाएगी। आंसर राइटिंग में ज़रूरी है क्वेश्चन को समझना कि व्हाट इस क्वेश्चन ऑल अबाउट, क्या आपसे पूछा जा रहा है, और फिर उसके कुछ टर्म्स जो आप से एसोसिएटेड हैं इकोनॉमी से, जो आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड ही रहता है। तो करंट में क्या मुद्दा चल रहा है, क्या इश्यूज चल रहे हैं। हमने कल आरबीआई वाला देखा था, आज हम इकोनॉमी की स्टेट और सेंटर की कंपेरेटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको एग्जाम्पल देना है, उसी पर आज हमारा पूरा डिस्कशन टिका हुआ है। ओके, सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक तरफ तो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ क्या देखने को मिला है कि आउटपुट कम है एंड गवर्नमेंट्स रेवेन्यूज़ आर श्रिंकिंग। ठीक है, गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू, जहाँ से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, जो रिसिप्ट है, जो पैसे आते हैं, वो श्रिंक हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। इसके कई सारे कारण हैं, अगर आपको मालूम है एक दो आप सोच करके देखिए क्या कारण इसका हो सकता है। लोग टैक्स कम दे रहे हैं, डिमांड कम हो गया है मार्केट में, लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो वो खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी एक साइकिल के साथ जुड़ी हुई होती है और इस तरीके से जो गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं वो भी कम हो गया है, श्रिंक हो गया है। वाइल ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड मोर टू सेफगार्ड लाइव्स एंड लाइवलीहुड। लेकिन पैसे कम हो गए हैं, ये तो बहुत सही बात है, बट गवर्नमेंट को अल्टीमेटली कहाँ पर खर्च करना पड़ रहा है, जो भी लोगों के लाइव्स को बचाने के लिए, और इवन लाइव एंड लाइवलीहुड ये दोनों अभी खतरे में हैं कोविड के समय में। तो कैसे इसको मैनेज किया, जैसे बात चल रही है लॉकडाउन होने की, लॉकडाउन होगा क्या या नहीं होगा, ये सब डिस्कशन चल रहा है। तो उसमें सभी लोग डिबेट में और एक चीज़ का वर्ड का यूज़ ज़रूर कर रहे हैं, दैट इज़ कि हाउ टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द लाइफ एंड लाइवलीहुड। क्योंकि अगर आप लॉकडाउन फिर से कर देते हो तो आपका लाइवलीहुड खतरे में आ जाता है। नो डाउट हम लाइव्स को सेव तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप लाइव्स को सेव कर रहे हो बट दे डोंट हैव मनी टू स्पेंड, दे डोंट हैव मनी टू ईट, दे डोंट हैव मनी टू लिव, तो वैसे भी वो फिर कैसे जी पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे लाइव एंड लाइवलीहुड के बीच में जो एक बैलेंस है उसको मेंटेन करना आज बहुत ज़रूरी है, और उसमें सरकार
तो काफ़ी मुश्किल आ रही है। तो आप लोगों ने अभी तक बताया नहीं है मुझे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक एग्जाम्पल दीजिए मुझे, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को पता है ये चीज़, ठीक है? वरना भी आगे आपको खैर पता चलने वाला है, लेकिन जिसको मालूम है वो प्लीज़ बताइए इसका एग्जाम्पल। तो ना यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम है और इससे क्या हुआ है, धीरे धीरे डेफिसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है? तो इन्होंने कहा है कि परचेजिंग पावर कम हो गया, प्रभाकर कहते हैं। अच्छा, ये तो एक इम्पैक्ट है कि परचेजिंग पावर कम हो गया है ना। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो खर्चे हैं वो पूरे करने के लिए सरकार को बोरोइंग करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली खर्च तो करना ही पड़ेगा। लोगों की लाइवलीहुड और लाइफ्स को बचाने के लिए सरकार को खर्च करना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार अलग अलग तरीके अपना रही है, वो बोरोविंग्स कर रही है, वो एसेट्स वगैरह को सेल कर रही है, राइट? तो ये सब अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि पैसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सके और मदद की जा सके। अब यहाँ पे सेंटर के ऊपर एक और प्रेशर होता है कि सेंटर को स्टेट के रेवेन्यू को भी ध्यान में रखना होता है कि स्टेट के पास भी पैसे होने चाहिए। और जब से जीएसटी आया है तो वैसे ही स्टेट का जो भी टैक्स आता था वो अब कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेटिव मैनर में हो गया है। सेंटर को भी इस चीज़ की जिम्मेदारी रखनी पड़ रही है और इसके लिए जीएसटी कंपनसेशन एक्ट लाया गया था। और वहाँ पर भी आपको पता है कि प्रॉब्लम है, कंपनसेशन नहीं दिया जा पा रहा है स्टेट को। तो स्टेट का भी अगर हम रेवेन्यू वाला स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। अब इसके लिए अदर जो कंडीशंस हैं वो किस तरीके के अराइज हो रहे हैं, अगर हम रेवेन्यू साइड की बात करें। चलिए आपको बता दें कि क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब होता है, नॉर्मली जो खर्चे होते हैं जिससे कुछ एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल किसी को सैलरी दी जा रही है सरकार के द्वारा और या फिर सब्सिडी दिया जा रहा है, तो ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल होता है। इसमें कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है, ये जस्ट पैसे दिए गए और वो कंज्यूम हो गया, वो खर्च हो गया, राइट? वेराज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें एसेट क्रिएशन होता है या फिर आपकी जो लाइबिलिटी है वो कम होती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के कई सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दीजिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, इंफ्रा डेवलप होता है, एसेट क्रिएट होता है। आप लोन चुका दीजिए, तो लोन चुकाने पर क्या होगा, लाइबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी, तो वो भी एक तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये आ रही है, आगे देखेंगे आर्टिकल में, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखिए प्रभाकर ने बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो सैलरी है। नहीं, आप यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हो रहे हो, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, सैलरी जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, राइट? और कैपिटल में याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखिए, आपको बाकी कॉन्सेप्ट्स उससे अपने आप ही समझ में आ जाएंगे कि वहाँ पर एसेट क्रिएट होगा या फिर जो लाइबिलिटी है वो कम होगी, ठीक है? तो आपका कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो रहा होगा, तभी उसको कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, सो यहाँ पे क्या कहा है, पहले हम रेवेन्यू साइड की तरफ देखें कि रेवेन्यू साइड का मतलब क्या है कि कितने पैसे सरकार को आने थे, कितने आ रहे हैं और कैसा क्या सिस्टम बन गया है। तो एक प्रॉपर इन्होंने डाटा आपको दिया है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं, आंसर वगैरह में इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि अप्रैल से सितंबर का जो डाटा देखा गया उसमें सेंटर का नेट रेवेन्यू, जो टैक्स और नॉन टैक्स, क्योंकि रेवेन्यू जो सरकार के पास जो पैसा आता है उसके दो सोर्स होते हैं, एक टैक्सेबल इनकम होता है और एक नॉन टैक्सेबल इनकम होता है, ठीक है? तो ये दोनों ही कलेक्शन जो था वो 5.5 लाख करोड़ पर आया, जो कि 27% था ऑफ द बजट फॉर फुल फिस्कल ईयर, ठीक है, कंपेयर टू 41.6% ऑफ द बजट टारगेटेड कलेक्टेड इन द फर्स्ट हाफ प्रीवियस फिस्कल ईयर। तो कितना कम हो गया, आधा कम हो गया। 41.6% का टारगेट था और कितना कलेक्शन हुआ, ओनली 27.3%। तो ये एक तो रेवेन्यू इतना कम हो गया टैक्स और नॉन टैक्स कलेक्शन से जब देखा गया। एंड रेवेन्यू कलेक्शन इज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर वर डाउन 32.5% ईयर ऑन ईयर। तो एक शॉर्ट ऑफ डाटा है कि रेवेन्यू में कितना कम हुआ प्रीवियस के कंपैरिजन में, इस साल कैसा रहा। और फिजिकल डाटा अगर देखें, दैट फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर इज अवेलेबल ओनली फॉर 11 लार्ज और सो कॉल्ड नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट के साथ डायरेक्टली कंपेरेटिव एनालिसिस है कि यहाँ पे जो 11 बड़े बड़े राज्य हैं जिनको नॉन स्पेशल कैटेगरी में रखा जाता है, उनकी क्या कंडीशंस रही, उनके यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन किस तरीके का हुआ और उनका पर्टिकुलर जो एवरेज ग्रोथ था प्रीवियस 5 ईयर में उससे कंपेरेटिव करके देखा गया तो वो कैसा रहा। And the centers transferred to these states, then the decline in revenue for later reduced 16.5%. तो सेंटर भी जो ट्रांसफ़र करते थे वो भी थोड़ा
यहाँ पर कम हो गया. बट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द स्टेट रेवेन्यू शॉर्टफॉल इज पार्टली मिटिगेटेड बाय द सेंट्रल ट्रांसफ़र. लेकिन जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल था स्टेट का, उसको मैनेज किया जा सका. क्यों? बिकॉज जो सेंटर का ट्रांसफ़र आता था उससे हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सेंटर के पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है. तो अगर स्टेट का रेवेन्यू कम जा रहा है तो सेंटर की तरफ से ग्रांट मिल जाएगा, या जैसे कंपनसेशन एक्ट के तहत कहा गया है कि हम आपको एक्स्ट्रा कंपनसेशन देंगे, तो उससे हम मैनेज कर सकते हैं, स्टेट उस चीज़ को मैनेज कर सकती है. ये इन शॉर्ट यहाँ पर कहा जा रहा है. व्हाट हैज़ बिन द इम्पैक्ट ऑफ सच अ लार्ज फॉल इन रेवेन्यू कलेक्शन. तो ये जो आधा के करीब रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट रहा, इसको अभी एनालिसिस कर रहे हैं कि सेंटर का जो ऑब्वियसली टोटल एक्सपेंडिचर था वो कम हो गया, 0.6% तक कम हो गया. ये सब डाटा है, अगर हम इसको यूज़ करेंगे आंसर में तो थोड़ा बेनिफिट रहता है हमें. एंड दिस इज़ लेड बाय द 11.6% डिक्लाइन कैपिटल एक्सपेंडिचर. और इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कम हो गया. ठीक है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इस चीज़ में पड़ा कि हम 11.6% तक हमने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर दिया, और वहीं पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा है. ध्यान दीजिएगा कि जो 11 राज्य हैं वहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर है एंड कैपिटल स्पेंडिंग हैव कॉन्ट्रैक्टेड बाय 1.5%, लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो वहाँ पर बढ़ा है 1.5% तक. ठीक है, तो ये एक एनालिसिस है कि जब रेवेन्यू कम हो रही है, पैसे कम आ रहे हैं, तब भी लोग या जो स्टेट है या सेंटर है वो क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च ज़्यादा कर रहे हैं. यानी कि जो नॉर्मल बेसिक्स खर्चे हैं उस पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं. कहीं सब्सिडी दे दिया और डीबीटी कर दिया, या फिर ऐसे अलग अलग तरीके से हेल्प करके लोगों की. तो इसमें ओवरऑल क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, लेकिन इसका प्रोडक्टिविटी कम है. इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रोडक्टिविटी इसमें नहीं आएगी ज़्यादा, और ये अल्टीमेटली क्या करेगा, इट विल लीड टू मेक क्राइसिस अगेन. क्योंकि ये तो वही वाली बात होगी कि हमने 10 रुपया कमाया और 10 में से 10 रुपया कंज्यूम कर लिया, और मेरे पास फिर से कल खर्च करने के लिए 1 भी रुपये नहीं बचे. तो मेरे पास अगर आज सरप्लस की कंडीशन है तो कल मेरे पास फिर से क्राइसिस की कंडीशन आ जाएगी. वही यहाँ पे आर्टिकल में कहा जा रहा है कि स्टेट कुछ ऐसा ही कर रहे हैं. स्टेट की स्पेंडिंग इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और इवन इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बढ़ रही है, तो इस वजह से प्रॉब्लम जो है अल्टीमेटली वहीं पर रहने वाला है. और इनको खर्च, जैसे स्टेट के पास क्या है, एक तो हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है, ये भी याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स का फैक्ट बन सकता है. हेल्थ क्या है, स्टेट का सब्जेक्ट है, और इससे स्टेट को काफ़ी खर्च करना पड़ रहा है. अभी कोविड के समय में, पैंडेमिक के समय में एक मेजर कंसर्न, मेजर इशू बन चुका है. तो हेल्थ एक्सपेंडिचर का भी बर्डन एक मेजर पार्ट हो गया है स्टेट के ऊपर, जिसमें उनको खर्च करना पड़ रहा है. तो आप देखिए यहाँ पर ये ओवरऑल डाटा है आरबीआई, एमओएसपीआई, इन सब का मिला हुआ, कि जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कितना है. रेवेन्यू रिसिप्ट, देखिए यहाँ पे जो ब्लू लाइन से आप देख रहे हैं वो रेवेन्यू रिसिप्ट है. तो रेवेन्यू रिसिप्ट ब्लू लाइन अगर हम देखते हैं तो सेंटर की स्थिति क्या है रेवेन्यू के मामले में, कि ये घट रही है. देखिए आप यहाँ से घट करके अब थोड़ा सा उठना, ऊपर उठना शुरू हुई है. लेकिन अगर ये 9.0 पर है, यहाँ पे हम कंपैरिजन स्टेट के हिसाब से करें तो ये देखिए कहाँ पर है, 12 और 16 के बीच में ये ग्राफ ऊपर जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है. तो ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस है. रेवेन्यू कितना आया है, इंटरेस्ट पेमेंट किसने कितना किया. ये आपको जो लाइट येलो कलर का लाइन दिख रही है, इसमें है कि जीडीपी के रेशियो में आपने इंटरेस्ट पेमेंट कितना किया. तो इंटरेस्ट पेमेंट के मामले में देखा जाए तो स्टेट भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो उन्होंने अपना इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा किया है इस दौरान. इसको भी आर्टिकल में बताया गया है कि आखिर ऐसा कैसे है. एक इम्पॉर्टेंट साइड हमें देखना है, वाइल बोथ द सेंटर एंड स्टेट हैव कट कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों ने ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कट कर दिया है. जैसा अभी आपको समझ में आ गया होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने डिस्कस किया क्या होता है, राइट. So this is worrying as state undertake more than 60% of overall general government capital expenditure. तो अब ऑब्वियसली ये एक वरी का मतलब प्रॉब्लम है, और इससे हमें ऑब्वियसली वरीड होना चाहिए कि 60% तक अगर कम हो गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवरऑल, तो इसका इम्पैक्ट हमें लॉन्ग टर्म देखने को मिलेगा. और जो फिजिकल डेफिसिट को हम कंट्रोल करना चाहते हैं वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक लिमिट से ज़्यादा हो चुका है. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, और इसको कैसे बैलेंस किया जाना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट साइड है जिस पर फोकस करना चाहिए. टू बी एबल टू मेंटेन देयर स्पेंडिंग इन फेस ऑफ शार्प डिक्लाइन इन रेवेन्यू, गवर्नमेंट हैव बीन फोर्स्ड टू इंक्रीज बोरोइंग. अब क्या हुआ, अगर आपको
स्पेंडिंग को मैनेज करना है तो आपको कहीं ना कहीं से बोरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब क्या किया गवर्नमेंट ने, बोरो करना शुरू कर दिया और उनके लिए कंपल्जन हो गया है कि उनको बोरो करना पड़ेगा। अपने जो अपना जो काम है उसको पूरा करने के लिए उनको बोरो करना पड़ेगा। अब क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के मार्केट से बोरो कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेंटर एज वेल एज स्टेट मार्केट बोरोइंग हैव इंक्रीज्ड, और ये कितना बढ़ गया, 50% इन्होंने ये बढ़ चुका है। और तो क्या वो मार्केट बोरोइंग दोनों जगह से बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा, डेट लेवल पूरी तरीके से बढ़ जाएगा और डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल जब हम सेंटर लेवल पर बात करेंगे तो वो डेट टू जीडीपी रेशियो अगर आप देखें तो वो 50.4% पर है और स्टेट का 26.3% पर है। बट कुछ राज्यों में ये आंकड़ा भी काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि स्टेट ने, उन्होंने चाहे बोरोविंग किया या फिर उनको सरकार की तरफ से पैसे मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिले, उन्होंने अपना इंटरेस्ट पेमेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर किया है। द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट जो उन्होंने जो उनके पास पैसे आए हैं, इंटरेस्ट पेमेंट जो हुआ है, इंटरेस्ट पेमेंट से जो पैसे आए हैं स्टेट के पास, ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ पर बढ़ा है। वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ डेट सस्टेनेबिलिटी which generally moves in sync with the debt ratio has continued to trend down, and this is because of the continuously improving revenue stream from the state. तो स्टेट रेवेन्यू टू जीडीपी रेशियो रोज 13.3%। स्टेट का जो रेवेन्यू आता है, रेवेन्यू टू जीडीपी रेशियो है, वो बढ़ा है 13.3% तक। तो खैर इतना डाटा हमें याद नहीं रहने वाला है, बट उसको ध्यान में रखेंगे कि हाँ किस तरीके से चीज़ें आगे जा रही हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि इतना आपको एग्जैक्ट फिगर ध्यान नहीं रहने वाला है आंसर लिखने के लिए। तो आंसर में आप देखेंगे जो ब्रॉडर एरिया है, जो ब्रॉडर एक इस आर्टिकल का बोलने का मकसद है, उसको आप लिख सकते हैं। इस तरीके के कई सारे आर्टिकल होते हैं, उससे आपको वहाँ पर लिखना होता है, वहाँ से आपको फैक्ट्स गैदर करने होते हैं और फिर आंसर राइटिंग में उसको इंक्लूड करना होता है। अगर आप फैक्ट को सही तरीके से याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको याद रखिए, उससे आप इंट्रो में इस्तेमाल कर सकते हैं या बीच में आप वेट देने के लिए डाटा यूज़ कर सकते हैं। तो द शेयर ऑफ द सेंट्रल ट्रांसफर स्टेट रेवेन्यू इंक्रीज्ड, और वहीं जो सेंट्रल ट्रांसफ़र है वो भी थोड़ा सा बढ़ा है। एंड 42% था 14-15 में, लेकिन 19-20 में देखा गया कि ये 47% तक जा चुका है। तो इससे क्या हुआ, स्टेट के पास जो पैसे आने थे वो ज़्यादा आए हैं और स्टेट की जो फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी थी वो भी कम हुई है व्हेन दे डू नॉट रिसीव एडिक्वेट एंड टाइमली फंड फ्रॉम सेंटर। एंड तो ये कुछ एक फैक्ट है। और यहाँ पे अल्टीमेटली ये कहा जा रहा है कि जो अभी देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 12 लार्जर स्टेट ऐसे हैं जिनका कि जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो बढ़ गया है। 25% है कुछ का तो, और कुछ का 30% हो गया है, उससे भी ज़्यादा। इवन पंजाब का हाईएस्ट रेशियो है जो जीएसडीपी है, डेट टू जीएसडीपी, ध्यान दीजिएगा, डेट टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ पे बताया गया है। तो ये 40% है, सबसे ज़्यादा किसका है, पंजाब का है। तो ये एक ब्रॉडर फैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हैं कि इस समय में पंजाब की स्थिति क्या है, क्योंकि हम पंजाब को कई एक एंगल से जोड़ सकते हैं इकोनॉमी में। वहीं पर एमएसपी देने की बात चल रही है, किसानों का वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पे पूरा एक मूवमेंट चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। तो ये सब हम एक फैक्ट को एक जगह पर समराइज़ कर सकते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं आंसर में। सबसे ज़्यादा पंजाब का है डेट टू जीएसडीपी, ये याद रखना है आपको। Overall investment could take a substantial hit this fiscal year with the government's and private sector's ability to willingness to invest impaired despite fall in interest rate. अब ये एक तरीके से गाइस एवरीथिंग इज क्लियर, आपको मैं लाइव शो हो रही हूँ, प्लीज़ बताएंगे। आपको डिस्कशन क्लियर हो रहा है, प्लीज़ बताइए कि हाँ डिस्कशन में एक प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज मुझे नेटवर्क का इशू कुछ लग रहा है। प्लीज़ आप लोग शो करेंगे, उसको बताएंगे कि एवरीथिंग इज़ क्लियर। नाउ यहाँ पे द प्राइवेट सेक्टर विल रिमेन वरी ऑफ इन्वेस्टिंग। अब जब ये एक तरीके का क्लैश दिखता है कि इकोनॉमी में चीज़ें सस्टेनेबल ढंग से आगे नहीं जा रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं,
तो इन्वेस्टर्स भी पीछे हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स भी फिर अनसर्टेनिटी को देखते हुए इन्वेस्ट नहीं करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें भी हमें फोकस करनी है कि आखिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट को कैसे कंटिन्यू किया जाएगा, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। अगला आर्टिकल है स्ट्राइक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एंड अभी सही है डिस्कशन, अभी लाइव है क्या, प्लीज़ बताएंगे। सब लोग वापस आ चुके हैं? आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू है, बट मे बी रिजॉल्व हो जाना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपन। सो स्ट्राइक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा अगला आर्टिकल है, इसको देखते हैं। अगर आप लोग को नहीं भी शो हो रहा है तो ये रिकॉर्डेड है, मैं आपको अपलोड कर दूंगी थोड़ी देर में। जीएस पेपर 2 पॉलिटी में इसको एसोसिएट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया गया है अभी जिस तरीके से एक्ट हो रहे हैं सोसाइटी में, उसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सेफगार्ड होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, कहीं ना कहीं ये देखा गया है, कुछ एग्जाम्पल्स आए हैं सामने जिसे ये देखा गया है कि वो वही इंस्टीट्यूशंस समहाउ लॉ को ब्रीच कर रहे हैं और जो प्रोटेक्टर्स हैं कहीं ना कहीं वही इसको जो वैल्यूज़ हैं उसको प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम इसको मेंटेन करें और इस चीज़ को आगे लेकर के आएँ। जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और स्टेबल करें, स्ट्रेंथन करें कि वो जो प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसको मेंटेन करें, उस पर फोकस करें। तो यहाँ पे इन शॉर्ट क्रिटिसाइज़ किया गया है प्रेजेंट सिनेरियोज़ को, बहुत सारे एग्जांपल्स को लेते हुए हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर में बेशक। तो देखिए, जब कल भी एक आर्टिकल आया था, आर्टिकल 32 पर बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन था। आज है नवंबर 26, 1949 को आज ही के दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को सबमिट किया गया था। तो आज बहुत बड़ा दिन है। और वहीं दूसरी तरफ आज 26/11 भी है, मुंबई का टेरर अटैक जो सबको याद रहता है। तो सबसे पहले उन सभी को श्रद्धांजलि। और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखी गई थी, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स अपनाए गए हैं, उसमें बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था, आपको याद होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बी आर अम्बेडकर साहब थे। उन्होंने कहा था, जैसे इन्होंने सबमिट किया था एक दिन पहले ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उनका मानना था व्हाट वुड हैपन टू हर और इंडियाज डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होगा इंडिया की डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या होगा उसके साथ। उन्होंने यहाँ पे इसका मतलब क्या था, उनके अंदर एक फियर था कि आगे आने वाले फ्यूचर में ये जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, वैल्यूज़ हैं, इसको प्रिजर्व किया जाएगा या नहीं। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस इन शॉर्ट जो इसको प्रोटेक्ट करते हैं, आज क्या है, अंडर थ्रेट हैं। क्योंकि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 ऐसे विंग हैं जो इनके सेफगार्ड माने जाते हैं, एज यू नो। लेकिन आज क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यही कई एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ, प्रॉब्लम्स हैं। एंड द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सेलिब्रेटिंग नवंबर 26 एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो जब से मोदी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया 26 नवंबर को। लेकिन क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि संघ परिवार ने इसमें थ्रेट इमर्ज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि आप ये लाइन अपने आंसर में नहीं लिखेंगे डायरेक्ट कोट करते हुए, आप कुछ इनडायरेक्ट वे में लिख सकते हैं, बट डायरेक्ट नहीं लिखना है। हाँ, कहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वो हम आगे आर्टिकल में देखने वाले हैं। सो इट इज़ अ ट्रेजिक दैट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस आर फ्लैटनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन द कैलकुलेटेड मैनर एंड फ्लैग्रेंट वायलेशंस ऑफ एंटिटी एंड जस्टिस विच आर सेंट्रल टू द मेजेस्टी ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो इन्होंने सबसे पहले टारगेट किया है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, कि किस तरीके से अभी जो अपेक्स कोर्ट है वहाँ पे कई ऐसे ओकेजन्स में देखा गया कि वो आर्टिकल 32 को फॉलो नहीं कर रहे हैं या कहीं ना कहीं डिस्करेज कर रहे हैं पिटिशंस जो कि आर्टिकल 32 के तहत लाए जा रहे हैं। और आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था आर्टिकल 32 को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये शो करता है कि आर्टिकल 32 का होना कितना ज़रूरी है
ये फंडामेंटल राइट्स को जो जब वायलेशन होगा तो लोग डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत। इस वजह से इसको सोल कहा गया था, हार्ट कहा गया था। इन्होंने कहा था कि अगर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में जानना हो कि वो क्या है, तो वो B.R. अम्बेडकर साहब के हिसाब से वो आर्टिकल 32 है। और आर्टिकल 32 को इन्होंने रेफ़र किया था कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या आज इसको प्रिजर्व किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है? तो राइटर का मानना है ऐसा नहीं किया गया है, इसको डिस्करेज किया जा रहा है। If the Supreme Court discourages people taking recourse to the heart and soul of the Constitution, then which institution would ensure the empower people to adhere to the Constitution and encourage them to imbibe constitutional values? तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो कि हाईएस्ट कोर्ट है, अगर वही इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर कौन प्रिजर्व कर पाएगा? हम इतना डायरेक्ट नहीं लिख सकते अपने आंसर में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन ये जो स्टार्टिंग का है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि कुछ एक ओकेजन्स में आर्टिकल 32 के पिटिशंस को डिस्करेज किया गया, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, नाउ इन द केस ऑफ रिलीफ द माइग्रेंट वर्कर, अब जब बात माइग्रेंट वर्कर की आई तो वहाँ पे क्या देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेने की कोशिश तो की, लेकिन ये कहा कि नहीं, ये तो इशू पब्लिक पॉलिसी का है, यानी कि ये तो लेजिस्लेचर का काम है, यहाँ पे जुडिशियल इंटरवेंशन का स्कोप नहीं था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स जहाँ पर, जैसे कि हथरस का केस हुआ, उसमें दलित वुमेन, जो यंग दलित वुमेन के साथ रेप हुआ, ब्रूटली असॉल्ट किया गया, और ये इतना हीनियस क्राइम था, और उसमें क्या देखा गया, कुछ ऐसे जो इंस्टीट्यूशन हैं वो किस तरीके से उन्होंने अपना करप्ट बिहेवियर शो किया, कि थ्रेटन किया गया, जो स्टेट मशीनरीज को यहाँ पे थ्रेटन किया गया, और मीडिया से कुछ भी कहने को मना कर दिया गया था उनकी फैमिली को। फिर जर्नलिस्ट जिन्होंने रिपोर्टिंग करना स्टार्ट किया, उनको अरेस्ट कर दिया गया, उनको चार्ज किया गया। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई, और ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारे जो वैल्यूज़ थे वो आज कैसे प्रोटेक्टेड नहीं हैं, और वरना इतने बड़े बड़े अपराध नहीं होते, और वो अपराध जब हो जाए तो उसको बचाने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं करेगी, बल्कि उसको सज़ा दिलाने के लिए काम करेगी। ये है हमारे प्रिंसिपल्स, ये हैं वैल्यूज़, जो कि आज फॉलो कहीं ना कहीं नहीं हो रहे हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटीज़ जो हैं उसको कैसे हम प्रोटेक्ट करें, कैसे प्रिजर्व करें, ये बहुत ज़रूरी है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, सभी का ये काम है कि इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना इन सभी का काम है, लेकिन आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वायलेट किया जा रहा है स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। और इसमें जो हमारा डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एम्पावर करना है पीपल को, जस्टिस इंश्योर करना है, और जस्टिस वो भी क्या, सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जस्टिस प्रोवाइड करना है। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और अल्टीमेटली राइटर का मानना है कि यहाँ पे जो वर्कर्स हैं या जो पीजेंट्स हैं, रूरल एरिया में काम करने वाले जो वर्किंग पीपल हैं, अर्बन एरिया में काम करने वाले लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इकोनॉमिकली अगर आप प्रोटेक्शन देने की बात कर रहे हैं, तो फिर वो प्रोटेक्शन कहाँ है? जब कोविड आया तो उसके समय में क्या हुआ, सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो थे वो काफ़ी परेशान हो गए। तो ये चीज़ें कैसे हुई, ये इस पर भी आपको सोचना होगा, और ये भी बताता है कि कैसे जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर वायलेट हो रहा है। The working people who fought for the freedom of country are standing up today to save the Constitution and Republic of India. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कल का। कल आपको क्वेश्चन दिया गया था, ILP सिस्टम इज़ इन फोर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो यहाँ पे आपको बता दें कि मेघालय इसमें नहीं है, तो फोर्थ आपको हटा देना है, मेघालय ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ILP सिस्टम मेघालय में नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ पर होगा? 1, 2 एंड 3। इसका आंसर क्या होगा? डी ओनली, 1, 2 एंड 3। दूसरा सवाल था सिम्बेक्स, तो सिम्बेक्स में सिर्फ सिंगापुर और इंडिया है, थाईलैंड नहीं है, लेकिन सिम्बेक्स जो है उसमें थाईलैंड भी है। तो इसका आंसर होगा 1 एंड 2, दैट मीन्स सी ओनली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अभी मैं इसको थोड़ी देर में अपलोड कर देती हूँ इस डिस्कशन को। जो लोग लाइव थे, कनेक्शन पुअर होने की वजह से शायद सेकेंड आर्टिकल आपने नहीं सुना, तो इसको प्लीज़ यहाँ पे कंटिन्यू कर लें। थैंक्स अ लॉट, कीप स्टडिंग, और प्लीज़ जितने लोग डिस्कशन को सुनते हैं वो लाइव आइए, बहुत ज़रूरी है, काफ़ी अच्छा रहेगा। उससे आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पर आंसर भी कर पाऊँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट।